चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक, है ना। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? कुछ भी ज्यादा वो नहीं है, अपन ऑलरेडी बीजीय व्यंजक के बारे में जानते हैं। ये जो है, जैसे कि किसी चर राशि के साथ कोई अचर राशि दिखी रहती है, जैसे x+3, y-5, इसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बीजीय व्यंजक? 10y-5, ये सारे बीजीय व्यंजक रहते हैं। हम बोल रहे हैं 6 क्लास में हम ऑलरेडी थोड़ा सा देख चुके हैं। इसी को थोड़ा सा अब आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हम जो है इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखेंगे कि क्या इस चैप्टर में है ना। मतलब कि इसमें ये देखो, सबसे पहले तो एक पद के गुणनखंड यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे आप तो एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 4x², स्क्वायर मतलब होता है घात 2, 4x² -3xy। सबसे पहले तो हमें पढ़ने ही आना चाहिए 4x² -3xy। अपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो वो दिखेंगे, दो अंक दिखेंगे, है ना। एक 4x² है, बीच में माइनस लगा हुआ है, और फिर उसके बाद 3xy है। तो 4x² को अलग लिख लिया और -3xy को अलग लिख लिया। तो यहाँ पर ये जो व्यंजक है, इसमें जो है तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, 4x और x। x डबल है इसलिए इसको x² लिखा हुआ है। ऐसे ही ये भी तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, -3x और y, है ना। उसी प्रकार से एक और बीजीय व्यंजक देखें अगर अपन, तो ये 5xy, 5xy+10 है। 5xy 5x और y से बना हुआ है। कभी भी आपको बीजीय व्यंजक में बीच में प्लस चिन्ह दिख जाना तो समझ जाना कि दो पोर्शन, मतलब प्लस माइनस दिखना चाहिए आपको। जैसे मान लो उदाहरण के लिखा हुआ है 10xy, तो ये पूरा एक व्यंजक है जिसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, 10x और y। अगर इसके बाद प्लस या माइनस करके 2x लिखा हुआ है तो ये दूसरा हो जाएगा, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 और x, 2 और x से मिलकर बना हुआ है ये, है ना। तो ये सिंपल सा बीजीय व्यंजक है, इसमें कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई भी कठिन बात नहीं है ना। यहाँ पर संख्यात्मक ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ऐसे जब भी बीच में डार्क में लिखे आते हैं ना, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। संख्यात्मक गुणनखंड को पद का संख्यात्मक गुणांक या केवल गुणांक कहते हैं। तो जो गुणांक कैसे कहते हैं? किसी भी बीजीय व्यंजक में यदि किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड हो, है ना, उसको हम गुणांक कहते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए 2x में, 2x में 2 एक गुणांक है और x एक गुणांक है, दो भी एक गुणांक है, संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक सॉरी x नहीं होगा गुणांक, ये दो है, दो इसका एक गुणांक हो जाएगा 2x। मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x², तो यहाँ पर 3 एक गुणांक हो जाएगा। तो गुणांक हमको केवल किसको किसको बोलते हैं? संख्यात्मक गुणांक, मतलब जिसकी संख्या होती है उसको हम गुणांक कहते हैं। तो देखो 10xyz में xyz का गुणांक क्या है? 10 है। तो केवल जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव बनता है, इस पे बन सकता है। अब देखो इसमें चर और अचर राशि पहचानने को बोल रहे हैं। एक व्यंजक लिखा हुआ है यहाँ पर x y, आप ऑलरेडी 6वीं क्लास में देख चुके हो चर अचर क्या होते हैं, आपको पता है, लेकिन एक बार रिवाइज करवा रही है बुक आपको। xy+4, तो xy जो है वो चर राशि कहलाएंगी, क्योंकि इंग्लिश वाली चर राशि कहलाती है। और चार क्या कहलाएगा? अचर राशि कहलाएगा। और इनका गुणांक क्या कहलाएगा? गुणांक कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको माइनस सॉरी प्लस का एक जो है वो गुणांक दे देंगे, गुणांक का नाम दे देंगे उसको। 13 - y², तो y² जो है इसमें ऐसा पद हो जाएगा जो अचर नहीं है, मतलब चर है, जाहिर सी बात है चर है। और इसका गुणात्मक संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? केवल इसी का गुणांक पूछ रहा है, इसका गुणांक। एक्स और वाई के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसलिए एक लिखा हुआ था, इसलिए इसका गुणांक एक हो गया। इसके साथ -1 लिखा हुआ है, माइनस लगाया ना तो -1 हो जाएगा। इसके साथ जो है -1 लिखा हुआ है, माइनस वाई है ना, तो -1 लिखा हुआ है तो माइनस, इसके साथ 5 लिखा हुआ है तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 5। तो गुणांक हमको पता है, जो संख्या लिखी हुई होती है चर राशि के साथ किसी बीजीय व्यंजक में, उसको हम गुणांक कहते हैं। तो बेसिक है ये, बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पर बोला हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में x के गुणांक क्या है? x के गुणांक पूछा है, देखना बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो ये अलग अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, और ये अलग सवाल है। हमसे बोला हुआ है 4x - 3y का में x का गुणांक क्या है? x के साथ क्या लिखा हुआ है? तो 4 लिखा हुआ है, तो इसका गुणांक 4 हो जाएगा। इसमें x का गुणांक क्या है? x के साथ क्या लिखा है? ये नहीं लिखा, 8 नहीं लिखा, 8 अलग संख्या है, देखो बीच में माइनस आया ना, है ना। तो ये तीन संख्या है, 1 2 3 अलग अलग संख्या है। x के साथ क्या लिखा हुआ है? तो हम बोलेंगे -1 लिखा हुआ है।
एक्स के साथ एक लिखा हुआ है और आगे माइनस लगा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक एक है, वाई स्क्वायर नहीं होगा, केवल संख्या को मानते हैं। तो अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स के साथ अगर नीचे वाले देखो, अगर वाई स्क्वायर भी लिखा हुआ है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा यार लेकिन गुणात्मक तो जो गुणांक होते हैं वो तो केवल संख्या होती है, वाई स्क्वायर लिख दिया इन्होंने। चलो बुक बोल रही है तो कहीं ना कहीं हद तक क्योंकि परिभाषा साफ हो रही है कि भाई संख्यात्मक मान, यहाँ पे वाई स्क्वायर क्यों आ जाएगा, क्योंकि वाई का कुछ ना कुछ मान हो सकता है, ये मान के चल रही होगी वो, है ना। वाई का कुछ ना कुछ मान हो सकता है, इसलिए यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, -5z। -5z, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स के साथ लिखा हुआ है -5z। तो ये हो गई गुणांक की बात, है ना। उसके बाद हम समान और असमान पद, समान पद जो है ऐसे पद जिनमें जैसे मान लो उदाहरण के लिए 5x और 12x, ये दोनों समान पद हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा देता हूँ तो ये असमान पद हो जाएंगे। समान पद किसको बोलेंगे, जिनकी घात समान होती है, इसकी घात कुछ नहीं है मतलब एक है, इसकी घात एक है। तो जिन अचर चर राशियों की घात समान होती है उसको हम समान पद कहेंगे। और जिनके बीजीय जो भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंड होते हैं उनको हम असमान बोलते हैं, मतलब घात अलग अलग होगी तो उसको हम असमान बोलेंगे। एक पदी, द्विपदी और बहुपदी 10th क्लास में फिर से आता है, ये 8th क्लास में भी आएगा। तो एक पद मतलब जिसमें एक संख्या होगी उसको एक पदी बोलेंगे, है ना। जिसमें दो संख्याएं होंगी उसको द्विपदी बोलेंगे। जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पर एक पदी के उदाहरण है 7xy, फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण है -5m, तीसरा उदाहरण है 3z², या केवल 4 लिखा हुआ है। तो ये सारे चार उदाहरण का है कि एक पदी के। फिर द्विपदी के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जिसमें दो पद होंगे, प्लस माइनस में दो बार होगा। जैसे यहाँ पर देखो x+y, m-5, mn+4m, ये सब द्विपदी है, a² - b²। त्रिपद में तीन पद होंगे, x+y+7, ab+a+b, जिसमें तीन पद होंगे, 3x² - 5x+2, m+n+10, है ना। तो इसको त्रिपदी बोलेंगे। और बहुपद जिसमें दो से अधिक पद होते हैं तो वो बहुपद कहलाता है, अर्थात एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी भी बहुपद ही है ना। तो बहुपद ही, ये एक पद, द्विपद, त्रिपद जो है वो बहुपद ही कहलाते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसको हम बहुपद बोलते हैं। चलो यहाँ पर देखो आप, यहाँ देखो समान और असमान बताया हुआ है। दो संख्या लिखी हुई है 7x और 12y। तो इसमें संख्या तो ठीक है, संख्या को नहीं देखते अपन, ये देखो x और y अलग अलग है ना, इसलिए ये असमान हो जाएगा। यहाँ देखो x की घात एक है और x की घात एक है, x की घात एक है और x की घात एक है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। यहाँ ए बी है, यहाँ बी ए है, तो बी ए को ए बी लिख सकते हैं अपन, तो ये भी समान हो जाएगा। यहाँ एक्स वाई है और यहाँ एक्स है, तो ये असमान हो जाएगा। तो ये समान और असमान पद भी हमको पता होना चाहिए। जिनकी घातें समान होती है उनको समान बोलते हैं, घातें अलग अलग होती है, चर राशि अलग अलग होती है, उसको असमान पद बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन आ गया है, अब अपन पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है, संख्या y में से z को घटाना, तो इसका आंसर हो जाएगा y-z। ये बीजीय व्यंजक हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है, समझ लो, केवल इसमें से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। संख्याओं x और y के योग का आधा, योग का आधा मतलब अपन क्या करेंगे, x और y को पहले तो जोड़ेंगे, x और y जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे, मतलब बटे में दो लगाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये सबको कॉपी में लिखना है, ये वाले आंसर एक एक लाइन के आंसर है, लिखना पड़ेंगे, 2 नंबर में आ सकता है। संख्या z को स्वयं उसी से गुणा किया जाता है, तो z का गुणा z से करेंगे तो क्या हो जाएगा, z² हो जाएगा, तो z की घात 2 हो जाएगा। संख्याओं p और q के गुणनफल का एक चौथाई, एक चौथाई मतलब कि 1/4, p और q का गुणनफल करेंगे और इसका एक चौथाई करना है, मतलब 1/4 से गुणा करना है, ये आंसर हो जाएगा। दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, मतलब x² + y², दोनों के वर्गों को जोड़ दिया।
संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में से 5 जोड़ना। m और n का गुणनफल करा, m इंटू एन लिखा, इंटू लिखना नहीं पड़ता है जब भी अचर राशि लिख रहे होते हैं। गुणनफल के 3 गुने में से, मतलब 3 m करना पड़ेगा, इसका 3 गुना करना पड़ेगा, में 3 गुने में से 5 जोड़ना, मतलब इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। ये अपन पहले भी कर चुके हैं, जब समीकरण बनाए थे ना, तब वहां पर अपन ने ऐसा किया था। तो mn का पहले गुणा किया, उसका 3 गुना, mn का 3 गुना किया और उसमें 5 जोड़ा। तो जैसा जैसा बोलते गए वैसा वैसा करते जा रहे हैं अपन। 10 में से संख्याओं x और z के गुणनफल को घटाना, 10 में से घटाना है, तो 10 माइनस एक्स जेड, सॉरी वाई जेड है ना, वाई जेड लिखा है, तो वाई जेड। संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। ए बी गुणनफल करा, गुणनफल मतलब a इंटू बी करा, गुणा का चिन्ह ले लगाते हैं अपन। ए बी करा, उनके गुणनफल में से इनके योग को घटाना है, तो माइनस करना है a प्लस बी। इनके गुणनफल में से इनके योगफल को घटाना है। ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, यह 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, बन जाएगा तुमसे, आप लोग, बहुत इजी है। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा भी दर्शाइए। पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए, कौन सा पेड़ आरेख, उदाहरण में दिया है क्या पेड़ आरेख? वो पेड़ आरेख यही बोलेंगे शायद, क्रम व्यंजक पद और संख्यात्मक गुणांक। ओ नहीं, इसको बोलेंगे पेड़ आरेख, हाँ इसको बोलेंगे पेड़ आरेख, ये है ना, ट्री डायग्राम, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। तो अपन को ऐसा करके लिखना है, सही है। ये हो जाएगा व्यंजक, ये हो जाएंगे इसके पद, और ये हो जाएंगे गुणनफल। तो पेड़ आरेख में 3 चीजें दिखाते हैं, व्यंजक, पद और गुणनखंड। तो अपन इसके सवाल करते हैं, मैं 2 बताऊंगा, बाकी आप कर लोगे, है ना। ट्री बनाना है, तो सबसे पहले आ जाएगा व्यंजक, ऊपर लिखेंगे व्यंजक, व्यंजक के बाद इधर आ जाएगा पद, और नीचे आ जाएगा गुणनफल, गुणनखंड सॉरी, गुणनखंड, मतलब किस किस अंकों से बने हुए हैं ये गुणनखंड। लिखा हुआ है x-3, x-3। ठीक, अब इसके पद कौन कौन से हैं? इसका पद है x और -3, पद ये है। इसके गुणनखंड भी यही है, x और -3। बस ऐसा, ट्री ट्री डायग्राम बोलते हैं इसको, पेड़ आरेख बोलते हैं, ऐसा बनाना था, है ना। इसके पद और गुणनखंड फॉर्चुनेटली एक जैसे हैं, नॉर्मली एक जैसे नहीं आते। तो ये सिंपल सा पहले वाले का पेड़ डायग्राम हो गया। अब इसी तरह से अपन बाकी के ही बनाते हैं, देखो। दूसरा, 1 + x + x², ये व्यंजक हो गया। ठीक, एक पद तो एक ही हो जाएगा, इसका भी x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x²। अब गुणनखंड इसका तो एक ही रहेगा भैया, इसका गुणनखंड जो है वो x ही रहेगा, इसका x इंटू एक्स हो जाएगा, x इंटू एक्स। बस अपन ने इसको तोड़ के देख लिया, और कुछ भी नहीं करा। ऐसे ही था ना पेड़ डायग्राम, देख लें एक बार। गुणनखंड में कहीं संख्या तो नहीं लिखते थे? नहीं लिखते थे, x² को x x कर लिया बस। अच्छा, मैं सीधा सीधा लाइन बना रहा हूँ, इनने बस x को ऐसा 2 बार तोड़ के लिखाया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चल जाएगा। पेड़ जैसा दिखना चाहिए, कोई मत, वो नहीं है दिक्कत, चलेगा, ऐसा भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। इसके बाद अपन तीसरा वाला देखें। तीसरा वाला दिया हुआ है y-y³ y-y³। पेड़ डायग्राम बनाना है, पद इसमें हो जाएंगे 2, कौन कौन से? एक हो जाएगा y, दूसरा हो जाएगा y माइनस का y³। ठीक, गुणनखंड हो जाएंगे इसके, y का तो y रहेगा, इसका हो जाएगा माइनस का y, माइनस का y, प्लस का y, और प्लस का y। एक माइनस का है ना, तो एक माइनस का y, 2 प्लस के y। ये इसका पेड़ डायग्राम हो जाएगा। बहुत इजी है। अब आप ये वाला थोड़ा सा कठिन है, दोनों दोनों ही करवा देता हूँ मैं। फिर तोड़ के लिखना है अपन को, कौन कौन से गुणनखंड है उसमें।
अगला टर्म दिया हुआ है 5x एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई, 7x स्क्वायर वाई, है ना। आप क्या करेंगे, इसके पास दो हैं, 5x वाई स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा 7x स्क्वायर वाई। अब इसके गुणनखंड करके लिखना है। एक तो हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा x, तीसरा हो जाएगा y, और चौथा हो जाएगा y। इसका हो जाएगा 7x, x और y, है ना। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब अगला करना है, एक बार खुद कोशिश करना करने की, सही बनेगा मैं बताऊंगा। एक होमवर्क है। उसके बाद नीचे दिए व्यंजकों में से पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पद छांटना है और गुणनखंड छांटना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे व्यंजक, टेबल जैसे बनाएंगे जैसे ऊपर दी हुई ना, व्यंजक। व्यंजक के बाद आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे। व्यंजक हो जाएगा कितना, -4x + 5, ये व्यंजक हो जाएगा। अब पद क्या है, अरे ये भी तो ट्री वाला ही है यार क्वेश्चन। बस इन्होंने इसमें पेड़ आरेख द्वारा बताना था, इसमें नहीं बताना है, तो इसमें डायरेक्ट बताना है बस। पद कौन कौन से हो जाएंगे, पद हो जाएगा -4x और 5, है ना। उसके बाद क्या, गुणनखंड। तो ट्री आरेख में भी तो अपन यही दिखाते हैं, पेड़ आरेख में भी तो यही दिखाते हैं तीनों। तो आपको इसको भी पेड़ आरेख से सॉल्व करना है ना। मैं कुछ बता दे रहा हूँ, केवल पेड़ आरेख ही बनाओ, अच्छा है, उससे समझ में आ जाएगा। ये वाला बता देता हूँ, जी वाला। व्यंजक हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ व्यंजक वगैरह, आप समझ जाओगे। 3/y(x), सॉरी 3/4x है, 3/4x +1/4। तो अपन को ये व्यंजक दिया हुआ है। पद कौन कौन से हो जाएंगे, पद इसको तोड़ के लिख लो। ऐसा ट्री आरेख बनाना है ना, 3/4x, पहला पद ये हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा 1/4। अब इसको अपन को तोड़कर लिखना है, तो इसको लिख देंगे 3/4, और दूसरा पद हो जाएगा x, ये x लिखा हुआ है, और ये तो 1/4 ही रहने वाला है। तो ये हो जाएगा व्यंजक, ये हो जाएंगे इसके पद, और ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। इजी है ना। ऐसे ही सारे करना है इसमें के, तो ऐसे ही दूसरे का भी पहले जैसा ही है, ये भी पहला और दूसरा क्वेश्चन समान है। ट्री आरेख द्वारा अपन तीनों बता सकते हैं, व्यंजक, पद और उनके गुणनखंड। अब तीसरा आ जाते हैं भैया, निम्नलिखित व्यंजकों में से पदों के संख्यात्मक गुणांकों को जो अचर ना हो, अचर ना हो मतलब चर हो, की पहचान कीजिए, है ना। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों को पहचान कीजिए। संख्यात्मक गुणांक जो अचर ना हो की पहचान कीजिए, अरे ठीक है ना। यहाँ देखो पहला पद देखो, 5 - 3t²। तो 5 का तो कोई गुणांक है ही नहीं, 5 का गुणांक 1 हो जाएगा। अगर बुक रखे हो तो इसका आंसर देखना, क्या इसका आंसर संख्यात्मक गुणांक जो अचर ना हो। -t² आ रहा है क्या इसका पहले का आंसर, एक बार कंफर्म करूं, मेरे को हिंदी में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। इसका आंसर अगर -t² आ रहा है तो मैं सही समझ रहा हूँ। आई होप बुक रख के बैठे होगे। 10.1 का तीसरे का पहला, क्योंकि लिखा हुआ निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक जो अचर ना हो की पहचान कीजिए। इसमें क्वेश्चन आया भी था। निम्नलिखित व्यंजक जो अचर नहीं है उन्हें संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए। तो जो चर, व्यंजक लिखा, फिर उसके बाद पद लिखा, जो चर होगा तो वो लिखा, फिर उसके बाद गुणांक, यही वाला है। इसी प्रकार से टेबल बनेगी इसकी भी, है ना। समझ गए अपन। तो पहले लिखेंगे अपन व्यंजक, पद और संख्यात्मक गुणांक। व्यंजक, पद और संख्यात्मक गुणांक, तीसरा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना।
यहाँ पर लिखेंगे अपन व्यंजक, व्यंजक, फिर उसके बाद लिखेंगे पद, और उसके बाद लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक। व्यंजक दिया हुआ है 5। मैं इसमें भी कम करवाऊंगा, केवल बता दे रहा हूँ कैसे करना है, बहुत इजी है, अगर एक बार करोगे तो बन जाएंगे। 5 - 3t²। इसमें पद क्या हो जाएगा, इसका पद हो जाएगा जो चर वाला है ना, ये वाला पद हो जाएगा -3t², जो चर के साथ लिखा हुआ है, -3t²। यहाँ पर गुणांक क्या हो जाएगा, संख्यात्मक गुणांक -3, जो चर के साथ लिखा हुआ है, -3। अगला देखो, इसमें लिखा हुआ 1 + t + t² + tq। तो यहाँ पर तीन अचर राशियां हैं, तो यहाँ तीन लिखेंगे ऐसे, t, t² और tq। टी के साथ कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं, इसलिए 1। स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ है, इसलिए 1। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 1, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक और देख लो, चौथा दिया हुआ है 100m + 1000n। इसमें भी दो पद हो जाएंगे जो चार राशि के साथ लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है 100m, दूसरा लिखा हुआ है 1000m। m के साथ कितना लिखा हुआ है, 100, गुणांक हो जाएगा 100। इसके साथ कितना लिखा हुआ है, 1000, इसलिए इसका गुणांक हो जाएगा 1000। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी कठिन नहीं है, अगर करना चाहो तो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस का, पांचवा देखो, माइनस का p²q² प्लस का 7pq, प्लस का 7pq। तो इसमें भी दो राशियां हैं, यहाँ पर लिखेंगे अपन, अ, दो मिक्स दिए हुए हैं इसमें, दो मिक्स दिए हुए हैं, तो एक तो ऊपर लिखा नहीं है कि एक्स के निकालना है कि वाई के। चलो दो मिक्स दिए हुए हैं तो भी ठीक है। पद हो जाएगा इसमें माइनस का p²q² और प्लस का 7pq, प्लस का 7pq। तो p² के साथ -1 लिखा हुआ है, तो संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा -1। pq के साथ प्लस का 7 लिखा हुआ है, इसलिए संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 7। तो अपन को छाट कर लिखना है कि व्यंजक कौन सा है, पद कौन सा है, गुणांक कौन सा है, और चर राशि के गुणांक लिखना है केवल। तो अपन ने चर राशि जो भी लिखी होगी उसको लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा लिखी हुई तो उन पूरों को लिखेंगे और सबके गुणांक लिखेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें देखो, एक और क्वेश्चन देखो, इसमें r² वाला तो थोड़े से कठिन दिए हैं, ऊटपटांग दिए हुए हैं, ये तो इजी थे, है इजी वो भी, ऐसा कोई वो कठिन नहीं है कि बहुत कम बच्चे आए, मैं ज्यादा, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, जिनको देखना है देख लें अभी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। ये देखो तीसरे का, ये वाला क्वेश्चन देखो, 3.14r², 3.14r²। अब इसमें पद भी यही लिखा रहेगा कि एक ही पद है, 3.14r²। r² के साथ क्या लिखा है, गुणांक हो जाएगा 3.14। ये देखो टू का, टू ब्रैकेट में l + b, पद भी ये पूरा के पूरा एक पद रहेगा, 2l + b। l + b के पास क्या लिखा हुआ, 2, तो गुणांक हो जाएगा 2, है ना। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर दो का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2l + 2b। अब ये दो अचर राशियां हो गई, l और b, तो इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, 2l 2b, दोनों के गुणांक क्या होंगे, 2 और 2। इसको ऐसा भी कर सकते हो, दोनों ही सही है, गुणांक पहचानना है। अगला y का गुणांक हो जाएगा 0.1, और इसका हो जाएगा 0.01, है ना, कर लोगे मेरे ख्याल से। चौथा क्वेश्चन, वे पद पहचान, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस पहचानना है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, है ना। तो ज्यादा मेरे को 2 नंबर के हिसाब से ही लग रहा है इसमें आएगा। तो वे पद पहचानिए जिसमें x है और फिर इसमें x का गुणांक लिखिए। कितना इजी क्वेश्चन है देखो। अब इसमें x का गुणांक देखो, इस वाले समीकरण में x के साथ क्या लिखा हुआ है, y², तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, y²। इसमें x कहाँ पर है, इसमें नहीं है ना x², इसमें है, x के साथ क्या लिखा हुआ है, -8y, तो -8y जो है इसका आंसर हो जाएगा। देख के ही बता दे रहे हो, आप भी बता सकते हो।
एक्स यहाँ पर है, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, देखो ये तीनों अलग अलग संख्या है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। एक्स के साथ गुणा में क्या लिखा हुआ है, तो एक्स के साथ गुणा में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कितना लिखा हुआ है, एक। तो इसमें गुणांक कितना हो जाएगा, एक। इसमें देखो एक्स वाला कौन सा दिख रहा है, एक्स वाला केवल और केवल ये दिख रहा है। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, जेड, तो इसका गुणांक हो जाएगा जेड। इसमें एक्स दो बार दिख रहा है, एक बार एक्स का गुणांक जो है एक है, और दूसरी बार एक्स का गुणांक वाई है, तो एक और वाई हो जाएगा इसका आंसर। इसमें एक्स के साथ क्या क्या लिखा हुआ है, इसके साथ एक्स के साथ लिखा हुआ 12 y² 12 y² इसका गुणांक हो जाएगा एक्स का। फिर उसके बाद यहाँ एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, वाई² तो इसका गुणांक हो जाएगा y²। बस एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है वो देखना है, दूसरी संख्या नहीं देखना, प्लस माइनस लगा हुआ है तो वो दूसरी संख्या में चले आएगी, केवल एक्स वाली संख्या देखना है। वे पद पहचानिए जिसमें y² है और इसमें y² के गुणांक लिखिए। अब देखो इसमें y² कहाँ दिख रहा है, केवल इसमें दिख रहा है, दो संख्या है ना, एक ये मतलब दो पद हैं इसमें। अब दो पद हैं तो अपन को केवल y² वाला पद देखना है। y² के साथ क्या लिखा हुआ है, -x। इसमें y² के साथ क्या लिखा हुआ है, 5। इसमें y² के साथ क्या लिखा हुआ है, दो चीजें लिखी हुई है, देखो एक ये भी है और एक ये भी है, तो इसमें दो पद हो जाएंगे, माइनस का 15x हो जाएगा एक तो, y² का गुणांक, और दूसरा हो जाएगा 7 केवल, तो दो हो जाएंगे इसमें गुणांक, है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपद के रूप में बताना, देखो कितना क्वेश्चन देखते से ही पता चल जाएगा, देखो दो पद है, एक दो, तो ये द्विपदी, द्विपदी हो जाएगा। इसमें एक पद है इसलिए एक पदी, इसमें एक दो तीन पद है इसलिए त्रिपदी। ये एक पद, एक दो तीन पद, एक दो पद, एक दो पद, एक पद, एक दो तीन पद, एक दो दो पद, एक दो दो पद, एक दो तीन त्रिपद, है ना। केवल गिनना है और बताना है, बीच में जितने प्लस माइनस लगा के संख्या लिखी होगी वो हमको एक पद या द्विपद में कन्वर्ट करना है। थर्डवा क्वेश्चन है, बताइए दिए हुए पद में समान पद है या असमान पदों के हैं। समान पद कब होंगे, जब घात एक जैसी होगी। तो अब यहाँ देखो 1 और 100, इसमें कोई चर राशि है ही नहीं, संख्याएं हैं, इसलिए ये कैसा होगा, समान होगा। कैसा होगा, समान पद। इसमें देखो एक्स की घात एक है, एक्स की घात एक है, ये भी समान होगा। चर राशियों के केवल आपको क्या देखना पड़ता है, घात देखना पड़ता है। यहाँ देखो एक्स है और ये वाई है, तो चर राशि अलग अलग है, इसलिए कैसा होगा, असमान। अभी जस्ट अपन ने स्टार्टिंग में ही सीखा है। फिर उसके बाद यहाँ एक्स और वाई है और यहाँ वाई और एक्स है, वाई और एक्स को एक्स वाई लिख सकता हूँ, ये कैसा हो जाएगा, समान, समान पद है। ये m²p है और ये mp² है, नहीं घातें समान नहीं है, इधर m की घात दो, इधर m की घात एक है, तो ये असमान हो जाएगा, असमान। यहाँ xz है और यहाँ x²z² है, घातें समान नहीं है, इसलिए कैसा हो जाएगा, असमान, है ना। तो केवल ऑब्जेक्टिव थे, देखो देख के ही बताना है अपन को, तो पूरा ये वाला एक्सरसाइज पूरी ऑब्जेक्टिव से भरी हुई है, केवल देखते से ही आंसर पता चलता है, लेकिन पता होना चाहिए ना समान पद असमान पद क्या होते हैं, है ना। और एक पद द्विपद बहुपद क्या होते हैं, अगर तुमने एक बार देखा होगा ना, कोई पूछेगा तुमसे ये कौन सा पद है, एक पद द्विपद या त्रिपद, तो आप देख के ही बता दोगे कि त्रिपद है। आप उसमें से अगर आपसे पूछे कि इसमें एक्स का गुणांक क्या है, तो आप एक्स के साथ जो लिखा हुआ है आप आराम से बता दोगे कि 42 वाई है, लेकिन एक बार तो देखना पड़ेगा ना। अब निम्नलिखित में से समान पदों को छाटिए, समान पद कौन कौन से हैं, तो समान पदों को छाटना है। पहले एक्स एक्स वाले छाट लें, देखो मैं कलर अलग अलग कर दे रहा हूँ जिससे तुमको समझ में आ जाएगा। ये x y² वाला पद है एक, है ना, जितने भी कॉमा लगे हुए हैं ना, कॉमा लगे हुए हैं ना, ये सब अलग अलग पद को बता रहे हैं कि ये अलग अलग पद है। पहले मैं देख रहा हूँ ये x y² वाला, तो ये x y² हो गया एक पद। x y² और कहीं दिख रहा है क्या, x y² ये भी दिख रहा है, ये वाला एक एक जैसे समान पद हो जाएगा। x y² और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, एक्स वाई वाले खत्म हो गए। अब देखते हैं अपन दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, y x², y x², y x² और कहीं दिख रहा है, y x², y x², y x², x²y, ये दिख रहा है x²y, हो सकता है ना आगे पीछे, x²y हो सकता है, y x² लिखो या x²y लिखो, बात बराबर ही है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं x², एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया,
है ना। कुछ नहीं करना है, एक लाइन में एक जैसे लिखना है, 1 2 3, एक लाइन में एक जैसे पद, एक जैसे पद, जैसे पद, नंबर डालते जाना है। एक्स स्क्वायर और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। फिर उसके बाद वाई वाले पद देख लो। वाई वाला पद एक ये है, एक ये है, ठीक। फिर उसके बाद एक्स वाई वाला पद देख लो। एक्स वाला देख लो, एक्स ये है एक, और एक ये है। फिर बचे हुए एक्स वाई वाले पद हैं, दोनों पद, एक ये वाला पद और एक ये वाला पद, तो एक्स वाई वाले पद हैं। तो अपन को समान पद छांटना था, तो समान पद अपन ने नंबर 1 से डालकर आप छांट सकते हो, है ना। इसे ही अगला देखो, पी क्यू वाला एक हो गया। पी क्यू वाला और कोई दिख रहा है क्या? क्यू पी दिख रहा है, मतलब पी क्यू ही होगा, वो समान ही है। पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू क्यू पी एक और दिख रहा है, एक और हो गया। क्यू पी और कोई सा नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, पी दिख रहा है 7 पी। पी और कहीं दिख रहा है? पी 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 पी, केवल पी दिखना चाहिए, ये पी, ये समान पद हो जाएगा इसके। अब नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद क्यू वाला दिख रहा है क्या? क्यू वाला ये है, 1 क्यू, 2 क्यू, ये समान पद है, बस। फिर उसके बाद पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बस। अब नहीं है। मेरे ख्याल से समझ गए होगे, बाकी भी कर लोगे इसी तरह से, है ना, बन जाएंगे। पी स्क्वायर वाला एक ये है, पी स्क्वायर वाला एक ये है। फिर उसके बाद 41 और ये वाले भी सेम दिख रहे हैं, -23 और 41, ये दोनों सेम है। उसके बाद पी स्क्वायर क्यू और क्यू पी स्क्वायर दोनों सेम रहेंगे, तो ये समान हो जाएंगे। तो आपको एक लाइन में पहले ये वाले काले वाले लिख लेना, फिर उसके बाद लाल वाले, फिर मैरून वाले, फिर हरे वाले, ऐसे लाइन से नंबर डाल के लिखते आना, 1 2 3, समान पद, हेडिंग डाल देना समान पद, और आराम से लिख सकते हो आप। तो ये हो गया हमारा 10.1, है ना। अब अपन दूसरा, अब ये वाले सवाल इंपॉर्टेंट, 10.2 के सवाल, क्योंकि हम इसमें पक्षांतर करना सीखते हैं और मान निकालना सीखते हैं। तो इसमें जो है कल की क्लास जरूरी है और टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो कल की क्लास मिस मत करना। और है ही बहुत इजी। देखो, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो पहला सवाल मैं करके बताता हूँ 10.2 का। पहला लिखा हुआ है, यदि m बराबर से 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अपन को क्या करना है, पहला सवाल देखो। पहला सवाल दिया हुआ है m-2, एम की जगह पर क्या रखना है? 2। एम की जगह पर 2 रख दो, और -2 वैसा का वैसा रख दो। 2 में से 2 चला जाएगा तो 0, पहला वाला आंसर आ गया। कितना ईजी है। फिर उसका दूसरा देखो, बस मान रखना सिखा रहा है ये एक्सरसाइज, के मान कैसे रखते हैं। 3m-5 रखा हुआ है, हमसे बोला हुआ है एम की जगह पर कितना रखो? 2 रखो। तो अपन 3 एम की जगह पर क्या रखेंगे? गुणा में 2-5, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। पहले दूसरे वाले का आंसर आ गया। बहुत ईजी है ये वाली एक्सरसाइज। फिर उसके बाद मैं चौथा करवा रहा हूँ, कल के दिन जो है वो दूसरे से क्वेश्चन से करवाऊंगा, क्योंकि थोड़ी सा टाइम लेगी ये वाली एक्सरसाइज। ये हो गया, एम की जगह पर क्या रखना है? 2। तो 3 m का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -2 × 2 -7। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 × 2 की घात 4, 2 यानी 4, -2 दूनी 4, -7, 4 × 3 = 12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11, 12 में से 11 गया, 1 आंसर। अब इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है तो हम मान रहे हैं कि गुणा है। अगर गुणा लगा हुआ है और अगर कुछ चिन्ह दूसरा लगा हुआ है तो बुक में आंसर गलत आएगा इसका, है ना। एम की जगह पर 2 रखेंगे, देखो 5m/2। अब बीच में कुछ चिन्ह नहीं लगा है तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ 4 गुणा लगा हुआ है, ×4 है। एम की जगह पर 2 रखेंगे, एम की जगह पर 2 रखा, गुणा का चिन्ह जरूर लगाना, नहीं लगा होगा तो फिर 52 बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा आंसर। 2 × 4, 2 से 2 कट जाएगा, बटे में है, 5 × 20 आंसर। कितने इजी है, सोचो। तो सारे सवाल ऐसे ही हैं, बन जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कल करते हैं कंटिन्यू।
तो जितने आज आए हो कम से कम कल फिर से आ जाना, 10.2 कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपना ज्यादा कोर्स यस नहीं सर। बचेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सब आए। मिलते हैं।